दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 11 अगस्त 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन या कार्यवाही कर दिया गया। आपको पता है दोस्तों कि हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के लिए, भारत भूमि के लिए बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, शहीद हो गए। लेकिन आपने कई किताबें ऐसी पढ़ी होंगी, आज भी पढ़ते होंगे, जहाँ पर उनके लिए उग्रवादी, उनके द्वारा अंजाम दी गई घटनाओं को, देश की आज़ादी के लिए जो घटनाएं घटी थीं, जिसके लिए उन्होंने प्रयास किए थे, उनको षड्यंत्र या कांड का नाम दिया जाता है, जो कि उनके लिए एक अपमानजनक शब्द हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के शब्दों को बिल्कुल हटा लेना चाहिए। आपको याद होगा यूपीएससी में एक बार सरदार भगत सिंह के साथ आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था और अंत तक माफ़ी मांगनी पड़ी थी यूपीएससी को इसके लिए, है ना। केंद्र सरकार भी घिर गई थी उसमें। तो कहीं ना कहीं आज भी कोई ना कोई किताबें, हालांकि एनसीईआरटी ने तो हटा लिया है, लेकिन कई किताबों में अभी भी षड्यंत्र, कांड, उग्रवादी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो किया ही जाता है। और आप भी पढ़ते आए हैं, हम भी पढ़ते आए हैं। इस तरह के फैसले सरकार को त्वरित तरीके से लेने चाहिए और उनके साथ अपमानजनक शब्दों को बिल्कुल हटा लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जिसको कहा जाता था, अब काकोरी ट्रेन कार्यवाही कहेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन कहेंगे। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 9 अगस्त 1925 को ये गौरवशाली घटना घटी थी। हालांकि दुर्भाग्यवश इसमें मनमथ नाथ एक व्यक्ति थे, उन्होंने जोश में आकर गोली चला दी थी। जो हथियार लूटे थे उसमें से एक पिस्टल उठा के उन्होंने गोली चला ली थी। उससे क्या हुआ था, एक निर्दोष यात्री जिसका नाम अहमद अली था, दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना से जुड़ी हुई बस यही एक अफसोसजनक बात थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो आज मैं पूरी कहानी काकोरी ट्रेन षड्यंत्र के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, फांसी कहाँ किसको दी गई थी। 4 लोगों को फांसी दी गई थी। सबसे पहले राजेंद्र लाहिड़ी की फांसी हुई थी गोंडा जेल में। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह को भी राम प्रसाद बिस्मिल के साथ ही 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। दिलचस्प बात है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह तीनों का जन्म दोस्तों शाहजहांपुर में हुआ था, एक ही जगह हुआ था। और तीनों को फांसी एक ही दिन दी गई थी, 19 दिसंबर 1927 को। राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद जेल में और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में। तो आइए हम पूरी जानकारी इस षड्यंत्र या इस कार्यवाही के बारे में। अब षड्यंत्र बार बार निकल रहा है क्योंकि अभी तक षड्यंत्र ही हम लोग पढ़ते पढ़ाते आए हैं, है ना। लेकिन अब ट्रेन एक्शन ही, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन ही कहेंगे, लिखेंगे भी, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो 9 अगस्त 1925 को हुई ये काकोरी जो षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन एक्शन था, काकोरी ट्रेन कार्रवाई थी, ये 10 महीने तक इसमें मुकदमा चला था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई। अन्य क्रांतिकारी जो इसमें शामिल थे उनको भी इसमें सज़ा हुई, कुछ को 10 वर्ष की, कुछ को 14 वर्ष की। साथ ही कुछ ऐसे भी इसमें लोग थे जो सरकारी गवाह बन गए थे, जिसके कारण कि ये सज़ा इनकी संभव हो पाई, जिस कारण इनकी पहचान हो पाई। ऐसे भी लोग थे जो डर गए सरकार के भय से या लालच से। तो भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अगर काकोरी एक्शन की बात करें, ट्रेन एक्शन की बात करें, तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है क्योंकि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पर अगर शोध किया जाए, अगर देखा जाए, तो 1857 की क्रांति के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चापेकर बंधुओं द्वारा आर्यस्ट और रैंड की हत्या कर दी गई थी, जो ब्रिटिश अधिकारी थे। इसके बाद ही सैन्यवादी या फिर कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत
वास्तविक रूप से भारत में होती है, लेकिन इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं थी, न तो लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते थे। उनको लगता था गांधी जी और कांग्रेस ही हमको स्वतंत्रता दिला सकते हैं। लेकिन फरवरी 1922 में काकोरी जो ट्रेन एक्शन था, इसके 2-3 वर्ष पहले की बात है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, चरम पर था, लोगों में बड़ा जोश था, लोगों को लग रहा था अब तो आज़ादी मिल ही जाएगी। लेकिन जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था, तभी चौरी चौरा कांड हो जाता 1922 में, और गांधी जी ने उस असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया हिंसा के कारण। लेकिन उसके पीछे गांधी जी की एक बड़ी रणनीति थी जिसको लोग उस समय समझ नहीं पाए। उसकी आलोचना की, वो तो लोगों को तैयार कर रहे थे आंदोलन के लिए, है ना, एक देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार होने के लिए वो पहले से ही तैयारी कर रहे थे, उनकी तैयारी का एक हिस्सा था, लेकिन लोग नहीं समझ पाए। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद युवा वर्ग, चूँकि जोशीला होता है, बहुत निराश हो गया, नाराज़ हो गया। और जब ये काकोरी ट्रेन एक्शन होता है तो युवा वर्ग में जोश भर जाता है। उनको लगता है क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा ही आज़ादी संभव है। तो एकाएक देखेंगे कि 1925 के इरा में बहुत ज़्यादा ये क्रांतिकारी जो आंदोलन, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सरदार भगत सिंह हो गए, इनकी प्रसिद्धि शुरू हो जाती है, ये लोकप्रिय होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि सरदार भगत सिंह के बारे में कहा जाता है उनकी लोकप्रियता गांधी जी को भी चुभने लगी थी। कहीं न कहीं गांधी जी ने इनके प्रति जो आरोप लगते हैं गांधी जी के ऊपर कि भगत सिंह के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं, तो कहीं न कहीं ये इसका कारण ये भी था कि उनकी लोकप्रियता गांधी जी के भी ऊपर पहुंचने लगी थी। उनके जो सोच थी, विशेषकर वो, तो अब लोग जब चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद ये काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ, इसके बाद लोग क्या हुआ कि कांग्रेस और गांधी जी की तरफ से ध्यान हटकर खासकर युवा वर्ग जो था वो इन क्रांतिकारियों की तरफ देखने लगा कि नहीं, यही सब कुछ कर सकते हैं, अब इन्हीं से उम्मीद है, यही हमको आज़ादी दिला सकते हैं। ठीक, इतनी उम्मीद हो गई। तो ये घटना क्या थी? 9 अगस्त 1925 को लगभग 10 क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। काकोरी में, जो कि लखनऊ के पास एक स्थान है, एक ट्रेन में डकैती डाली थी, है ना। उस समय के अनुसार ये डकैती थी, लेकिन आज हम उसको एक्शन कहेंगे। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से अभी तक जाना जाता था, जिसको आप काकोरी ट्रेन एक्शन कहोगे। क्रांतिकारियों का जो मकसद था वो ट्रेन से जो सरकारी खजाना था उसको लूट करके उन पैसों से हथियार खरीदना था। लेकिन उस खजाने के साथ कहा जाता है कि उसमें कुछ हथियार भी थे जिसका कि मनमथ नाथ ने प्रयोग किया था। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अनुसार मनमथ नाथ अपने साथ जो पिस्टल लाए थे उन्होंने उससे गोली चलाई थी, उससे उस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। हालांकि ये स्पष्ट अभी तक नहीं है, लेकिन जो आरोप तय हुए थे उनके ऊपर वो यही था कि वो अपने साथ पिस्टल लाए थे, उससे उन्होंने गोली चलाई और उसमें एक यात्री जो था, निर्दोष था, अहमद अली, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, एचआरए के सदस्य थे। और एचआरए कौन था? एचआरए जो संगठन था, इसकी स्थापना किसने की थी आता भी है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। इस घटना के 2 वर्ष पहले सचिंद्र नाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। इस क्रांतिकारी पार्टी के लोग अपने कामों को अंजाम देने के लिए धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से सरकारी खजानों को लूटने का काम करते थे। इन डकैतियों में इनको धन कम मिलता था, लेकिन निर्दोष व्यक्ति भी कहीं कहीं मारे जाते थे, ऐसी भी खबर आती थी। इसी कारण सरकार क्रांतिकारियों को चोर डाकू कहकर बदनाम करती थी। धीरे धीरे क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की रणनीति बदल दी और शुरुआत में हालांकि इन्होंने जहां पाया वहां पर लूट किया, धन लूट किया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि लोगों में इसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया भी हो रही है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं कभी कभी निर्दोषों को भी भुगतना पड़ता था, कोई मर जाता था उसमें, तो इन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। पूरी तरह से सरकारी खजाने पर यही निर्भर हो गए, उसी की लूट ये करते थे।
तो काकोरी ट्रेन की जो डकैती थी दोस्तों, इस षड्यंत्र का, इस एक्शन का एक बड़ा प्रयास था। ऐसा बताया जाता है कि काकोरी षड्यंत्र के संबंध में जब इस संगठन की एचआरए की जब बैठक हुई तो अशफाक उल्ला खान ने ट्रेन डकैती का विरोध करते हुए कहा कि इस डकैती से हम सरकार को चुनौती तो अवश्य दे देंगे, परंतु यहीं से पार्टी का अंत प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा अशफाक उल्ला खान जी ने कहा था। इसलिए अभी सरकार से सीधा मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन बहुमत का फैसला ये था कि नहीं, वो जोशीले थे, उनका कहना था नहीं, जो होगा अभी होगा। अशफाक उल्ला खां की बात अंततः सही साबित हुई दोस्तों, क्योंकि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि एचआरए ने अभी तक अपना विस्तार इतना ज़्यादा नहीं किया था, बहुत कम लोग उससे जुड़े हुए थे। और अंततः परिणाम भी ये हुआ, जब ये केस चला तो एक प्रकार से पूरा संगठन ही, चंद्रशेखर आज़ाद को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरा संगठन ही पूरी तरह से समाप्त हो गया। हालांकि बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका पुनर्गठन किया था, लेकिन जो इसमें पहले से शामिल लोग थे, अगर इसका विस्तार किया होता, इसके बाद ये एक्शन किया होता, तो शायद परिणाम कुछ और देखने को मिलते। फिलहाल ये घटना घटित हुई। आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा है? आप लोग बता दीजिएगा, नहीं तो हम आगे से करंट अफेयर्स के वीडियो में इतिहास का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प घटना थी, इसलिए मुझको लगा कि आप लोगों को इसकी कहानी पूरी पता चलनी चाहिए। ये घटना जब हुई दोस्तों तो अंग्रेज सरकार बिल्कुल बौखला गई, आग बबूला हो गई। हालांकि इसमें 10 लोग ही शामिल थे, लेकिन इन्होंने सैकड़ों लोगों को, निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया, बड़े जुल्म ढाए, बहुत जुल्म ढाए उनके ऊपर। इससे क्या हुआ कि प्रांतों में हलचल मच गई, जो देश के नेता थे उनमें हलचल मच गई। जवाहरलाल नेहरू हो गए, गणेश शंकर विद्यार्थी हो गए, जैसे बड़े बड़े नेता जो थे, जेल में क्रांतिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और उनका मुकदमा लड़ने में दिलचस्पी दिखाई। हालांकि वे चाहते थे, हालांकि जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी चाहते थे कि गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उस समय के सबसे बड़े वकील माने जाते थे, वो इनका केस लड़े, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत की जो फीस थी बहुत ज़्यादा थी। तो इनका मुकदमा किसने लड़ा? ध्यान रखिएगा, बीके चौधरी नाम था, कलकत्ता के वकील थे, लॉयर थे, उन्होंने इनका मुकदमा लड़ा था। ये मुकदमा जो था, ऐतिहासिक मुकदमा, 10 महीने तक लखनऊ की अदालत में रिंग थिएटर में चला था। जो रिंग थिएटर आजकल लखनऊ का प्रधान डाकघर है, ध्यान रखिएगा, जो लखनऊ का प्रधान डाकघर है वही रिंग थिएटर है ऐतिहासिक, जहां पर ये मुकदमा चला था। ये सब बातें आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जानते रहिए, अब कहीं नोट कर लीजिएगा। हालांकि सज़ा सुनाई गई, सज़ा 4 लोगों को फांसी की, और मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की सज़ा हुई थी, सचिन नाथ सान्याल को काले पानी की सज़ा हुई थी। इसी तरह खत्री बंधुओं को 10-10 वर्ष की सज़ा हुई थी। राजकुमार सिंह हो गए, योगेश चंद्र चटर्जी, बहुत सारे लोग शामिल थे। 10-10 वर्ष की सज़ा हुई, कुछ लोगों को 5-5 वर्ष की भी सज़ा हुई थी। फांसी की सज़ा सुनते ही जनता आंदोलन पर उतारू हो गई, क्योंकि जनता के मन में इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं भी ये तलाश रहे थे, भविष्य भी देख रहे थे, बहुत उम्मीदें भी थी। ये उम्मीदें टूटनी नज़र आई तो जनता ने भी आंदोलन कर दिया, या आंदोलन के लिए तैयार हो गई। हालांकि 17 दिसंबर का वो ऐतिहासिक क्षण आया, शहादत का क्षण आया, जब राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। इनसे संबंधित एक प्रश्न भी आया है। इन्होंने अपने मित्र को एक पत्र में लिखा था फांसी के कुछ दिन पहले कि मालूम होता है कि देश की बलिवेदी को हमारे रक्त की आवश्यकता है। मृत्यु क्या है? जीवन की दूसरी दिशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि यह सच है कि इतिहास पलटा करता है तो मैं समझता हूँ, या पलटी खाया करता है तो मैं समझता हूँ कि हमारी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। सबको अंतिम प्रणाम। ये किसने कहा था? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को, जिनको सबसे पहले फांसी इस मामले में हुई थी 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में। 19 दिसंबर को 3 लोगों को फांसी दी गई इसमें,
कुल 4 लोगों को दी गई थी, 19 दिसंबर को 3 लोगों को दी गई, जिनमें से एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। उन्होंने अपनी माता को एक पत्र लिखकर देशवासियों के नाम संदेश भेजा था और फांसी के तख्ते की ओर जाते हुए जोर जोर से भारत माता और वंदे मातरम की जयकारा लगाते रहे। उन्होंने कहा था, मलिक तेरी रजा रहे और तू ही रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। फांसी के दरवाजे पर पहुंचकर बिस्मिल ने कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं, और फिर फांसी के तख्ते पर प्रार्थना की, मंत्र का जाप किया और फंदे पर झूल गए। गोरखपुर की जनता ने नम आंखों से बड़े आदर के साथ उनका शव लिया और आदर के साथ पूरे शहर में घुमाया था। उनकी अर्थी पर इत्र और फूल की बारिश हो गई थी। काकोरी कांड के तीसरे जो शहीद थे दोस्तों, ठाकुर रोशन सिंह, जिन्हें इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, उन्होंने भी अपने मित्र को पत्र लिखा और कहा था, याद रखिएगा इस चीज को, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो आदमी धर्म युद्ध में प्राण देता है उसकी वही गति होती है जो जंगल में रहकर तपस्या करने वालों की। अंतिम जो चौथे क्रांतिकारी थे जिनको फांसी हुई थी, शहीद अशफाक उल्ला खां, काकोरी कांड के चौथे शहीद थे, जिन्हें फैजाबाद में फांसी दी गई थी। बहुत खुशी के साथ कुरान शरीफ का बस्ता कंधे पर लटकाए हुए हाजियों की भांति लवे कहते और कलाम पढ़ते फांसी के तख्ते पर चले गए। तख्ते का उन्होंने चुंबन किया और उपस्थित जनता से कहा, जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया वह गलत है, खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा, और फंदे पर झूल गए। और ये बात सच भी है कि उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी, पक्षधर भी नहीं थे। वो थोड़ा सा, हालांकि वो स्वराज चाहते थे क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से ही, लेकिन बहुत ज़्यादा उग्रता उनको नहीं पसंद थी और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं पसंद थी। उन्होंने बहुत विवेकशील एक विचार दिया था जिसको मानने से लोगों ने इनकार कर दिया था। तंग आकर हम भी उनके जुल्म से बेदाद से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। ध्यान रखिएगा, किसने कहा था? शहीद अशफाक उल्ला खां ने। 19 दिसंबर को उनका पार्थिव शरीर मालगाड़ी से शाहजहांपुर ले आते समय गाड़ी लखनऊ बालामऊ स्टेशन पर रुकी थी। एक कहानी है जहां पर एक साहब थे, सूट बूट में गाड़ी में अंदर आए और कहा, हम शहीद आजम को देखना चाहते हैं। उन्होंने पार्थिव शरीर के दर्शन किए और कहा, कफन बंद कर दो, मैं अभी आता हूं। और ये साहब कौन थे पता है आपको? ये साहब थे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। हालांकि उन्होंने भेष बदल कर इनको देखा था। काकोरी कांड में अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ज़्यादा ढूंढा था, बहुत निजी खुन्नस थी उनको, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद हुलिया बदल बदल कर बहुत समय तक अंग्रेजों को धोखा देने में सफल होते रहे। हालांकि आपको पता है 1931 27 फरवरी को एक जो कह सकते हैं नमक हराम व्यक्ति के चुगली से उनको अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पकड़ लिया, उनको पा लिया और वहाँ पर मुठभेड़ हुई। अंततः उन्होंने अपने आप को स्वयं गोली मार ली जब एक गोली उनके पास बची और अंततः शहीद हो गए। उनका एक विचार था, उनकी एक योजना थी कि भगत सिंह को फांसी के पहले ही जेल से बाहर निकालना है। उसकी योजना बना रहे थे, बड़ी योजना बना रहे थे, जिसका कि एक व्यक्ति ने, जो उनका जानकार था, जिन पर उनको विश्वास था, मुखबिरी कर दी अंग्रेजों को। उम्मीद है थोड़ा सा लंबा आप लोगों को इस घटना पर हमने चर्चा की, लेकिन आपको ये घटना याद रहेगी। एक एक बिंदु बड़े इसके रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार भारत का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा।
इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के लॉन्च की घोषणा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सीईओ और समन्वय समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन ने की। IIGF 2021 का आयोजन इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया थीम के तहत किया जाएगा। कब? 20 अक्टूबर 2021 से 3 दिनों के लिए किया जाएगा। जायद तलवार 2021 अभ्यास। भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सेनाओं ने जायद तलवार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। इस संयुक्त नौ सैन्य अभ्यास में ये अबू धाबी के तट पर हुआ था। INS कोच्चि ने अभ्यास में भाग लिया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9वीं किस्त दी गई 2000 रुपये की। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की 9वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत केंद्र प्रतिवर्ष 6000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में सीधे सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है, भले ही उनकी जोत का आकार कुछ भी हो। इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। वित्त पोषण और कार्यान्वयन, यह भारत सरकार के 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें राज्यों का कुछ योगदान नहीं है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। लाभार्थियों की पहचान की बात करें तो लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से बचाना और खेती की गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना। अब आपको लगता है कि 6000 से क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, साहूकारों से जो लोग 2000 रुपये मान लीजिए लिए, या मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ 5000 रुपये वो लेते हैं अनाजों या खाद वगैरह की खरीद के लिए, तो ये 5000 रुपये अगले महीने जो है 10,000 रुपये डायरेक्ट हो जाते हैं। ये 10,000 रुपये अगले महीने 15 से 20,000 हो जाते हैं। मतलब एक अजीब सा ही उनका ब्याज दर होता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से ब्याज रेट तय करते हैं। तो इसीलिए उनके चंगुल फंसते फंसते क्या होता है, वर्ष के अंत तक वो 1 लाख के ऊपर उनका ये कर्ज का बोझ हो जाता है, जिसके बाद किसान अगर नहीं चुका पाता है तो आत्महत्या जैसे बड़े कदम वो उठा लेता है, क्योंकि साहूकार ये प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, इनको हमेशा धमकियाते रहते हैं। हाल ही में किस संगठन ने युद्ध में पहली 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया है? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को शामिल किया है युद्ध में। युद्ध में मतलब ये मत समझिए कोई युद्ध चल रहा है, मतलब युद्ध अगर होता है तो युद्धक भूमिकाएं जो होती हैं उसमें इन 2 महिलाओं को शामिल कर लिया गया है। हाल ही में अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से युक्त सन स्क्रीन पर प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? तो थाईलैंड ने, ठीक है। क्यों ये मूंगे को, कोरल को नुकसान पहुंचाते थे, इनसे जुड़े रसायन जो थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।